हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है हेल्थ साइंस पर। हेल्थ साइंस में कल हमने क्या देखा था? फिलहाल हम देख रहे हैं प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें हमने प्राथमिक चिकित्सा पर बात किया। प्राथमिक चिकित्सक कौन है, हमने उसके बारे में बात की। कुछ सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ हमने घरेलू देशज औषधियों के बारे में भी चर्चा किया। लगे हाथ हमने कुछ विष और विष प्रतिकारक के बारे में भी चर्चा किया था। तो इतना तो हमने देख लिया। आज हमें कुछ पट्टियों के बारे में समझना है कि ये पट्टियाँ क्या हैं, बैंडेज क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या होता है, इनको प्रयोग करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम इनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि प्राथमिक चिकित्सा में ये पट्टियाँ जो होती हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होती हैं। आप हमेशा, अगर ज़रूरी नहीं है कि जो पट्टियाँ हम जैसे जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं वही पट्टियाँ प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें जब आवश्यकता होती है तो हम कपड़े को फाड़कर, रुमाल को, इन सभी चीज़ों से भी पट्टियाँ बना लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन पट्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्य रूप से हम इसमें दो पट्टियों का प्रयोग करते हैं, एक तिकोनी पट्टी और एक लंबी पट्टी, जो कि काम में लाई जाती है। पट्टियाँ साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर वो स्टरलाइज्ड हों तो और भी अच्छी बात है। अगर हम गंदी पट्टियों का प्रयोग करेंगे तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो हमारे घाव में पहुंच जाएंगे, घाव को विषाक्त बना देंगे। इसको बांधने से हमें विषाक्तता हो जाएगी। तो ये तो हमने पट्टियों के बारे में समझा। थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि पट्टियों का प्रयोग हम करते क्यों हैं। तो प्राथमिक उपचार में पट्टियां बांधना, मरहम पट्टी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति प्राथमिक उपचार कर रहा है तो ऐसे में मरहम पट्टी करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। घाव पर मरहम पट्टी बांधने से सभी प्रकार के चोटों को आराम मिलता है। अब चाहे वो हड्डी टूटी हो, चाहे किसी तरह का खरोच वगैरह आया हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कटता नहीं है, लेकिन आप देखिए, कभी मान लीजिए सीढ़ी है, आप सीढ़ी से फिसलते हैं तो क्या जरूरी है कि कट ही जाए? नहीं, होता क्या है, तो रगड़ लग जाती है और थोड़ा थोड़ा छील सा जाता है। ऐसे में भी पट्टी करना आवश्यक होता है। तो ये जो पट्टियां होती हैं, पट्टियां हर प्रकार के घाव को भरने में आराम देती हैं, हर प्रकार के घाव के लिए उपयोगी होती हैं। अब पट्टियां मूल रूप से कपड़े के भिन्न भिन्न आकार के टुकड़े ही होते हैं। ये जो पट्टियां हैं ये कोई ऐसे क्या कह सकते हैं, कोई ऐसे अनजानी चीज नहीं है। ये हमारे कपड़े के ही विभिन्न विभिन्न टुकड़े होते हैं, जो किसी अंग को सहारा देने के लिए, रक्त को बहने से रोकने के लिए बांधी जाती हैं। हम कब पट्टी बांधते हैं? जैसे अगर किसी व्यक्ति का पैर या हाथ या कोई भी अंग जहाँ पर कट गया है, खून बह रहा हो, तो हम उस रक्त को रोकने के लिए, उस ब्लड को रोकने के लिए पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाथ मान लीजिए टूट गया है तो हाथ को सहारा देने के लिए हम पट्टी को बांधते हैं। तो किसी भी टूटे हुए अंग को, किसी भी घाव को और किसी भी कटे हुए स्थान से जहाँ से रक्त निकल रहा हो, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम पट्टी का प्रयोग करते हैं। घाव को ढकने, यौन संक्रमण रोकने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो घाव है, जरूरी नहीं है कि खून ही बह रहा हो। हम क्या करते हैं, तो इनको जो हमारे जैसे मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, इन सभी से बचाने के लिए, या फिर धूल मिट्टी हो गया, इनसे बचाने के लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। तो
तो घाव को ढकने और संक्रमण, किसी तरह का संक्रमण ना हो हमारे घाव पर, इसके लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। तो इतना आपने समझा, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे ये हमें पढ़ने की चीज़ नहीं है, हमें पता है कि कुछ जब हम पट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें थोड़ी-सी चोट लग गई है, आप किचन में काम कर रहे हैं, चाकू लग गया, आपने फटाक से बैंडेज लगा लिया। बैंडेज जो बनी-बनाई पट्टियाँ बाज़ार में हैं, हमने उसको ले लिया, या फिर हमने तुरंत कपड़ा उठाया, किचन में हमारे कपड़ा रखा ही रहता है, किचन से हमने कपड़ा उठाया, तुरंत बाँध लिया। या जो लोग खेत में काम वगैरह करते हैं, उनको लग गया तो तुरंत कपड़ा बांध लिए। तो ये जो कपड़ा बांधा जा रहा है, ये भी पट्टी ही होती है। तो हम हमेशा आए दिन पट्टियों का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक, अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि ये प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में पट्टी का क्या महत्व है। यानी कि जब प्राथमिक तौर पर प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं, ऐसे में पट्टियों का क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है पट्टी बांधने का। तो पट्टियों को बांधने के कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है कि गंदगी या फिर जीवाणुओं से रक्षा करना। यानी कि पट्टियाँ घाव को पूरी तरह से ढक देती हैं और उसमें जो ये कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं, गंदगी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो पट्टी बांधने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि घाव को गंदगी से, जीवाणुओं से रक्षा करना। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि दवा को स्थिर रखने के लिए। जैसे आपने जब दवा लगाई तो उसको यथास्थान पर रखने के लिए हमें हमें उसे यथास्थान पर रखने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। जैसे दवा हो गया, गॉज हो गया, रुई हो गई या फिर खपच्ची हो गई। खपच्ची का प्रयोग हम कब करते हैं? तो खपच्ची का प्रयोग हम करते हैं जब हड्डी टूट जाती है। तो इनको अपने स्थान, कह सकते हैं यथास्थान रखने के लिए हमें पट्टी की आवश्यकता होती है। अगली बात करें तो टूटी हुई अस्थि, घायल अंग या फिर बाहों को सहारा देने के लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। अगला है सूजन कम करने के लिए। घाव या फिर चोट पर उचित दबाव डालने के लिए, ताकि घाव के आसपास सूजन कम हो जाए, सूजन अधिक ना बढ़ने पाए, इसके लिए भी हम पट्टियों का प्रयोग करते ही हैं। अगला है चोट से बहने वाले रक्त को बंद करने के लिए। यानी कि जब चोट लग गई है, ऐसे में रक्तस्राव होगा ही। जब रक्तस्राव हो रहा है तो उस रक्तस्राव को रोकने के लिए हमें पट्टियों की आवश्यकता होती है। अगला है क्षतिग्रस्त अंगों को सहारा देने के लिए। जैसे आपके अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको सहारा देने के लिए, चोट वाले अंगों को सहारा देने के लिए हम पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। भावी चोट से बचाने के लिए, यानी कि अगर आपको चोट लगा है, आप उस पर पट्टी इसलिए कर लेते हैं ताकि फिर से उसी पर चोट ना लगे। अगर एक ही स्थान पर चोट लगा है और उसी पे बार बार चोट लगेगा तो वो घाव गहरा हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नासूर बन जाएगा। तो घाव को दोबारा ना लगने पाए, साथ ही साथ उस पर कोई कीटाणु, धूल, मिट्टी, ये सारी चीजें ना प्रवेश कर पाए, हम इसके लिए पट्टी बांधते हैं या पट्टी की आवश्यकता होती है। अगला है पीड़ा कम करने के लिए। किसी भी अंग की पीड़ा कम करने के लिए आप पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी पट्टियां हम प्रयोग करते हैं, इनके कई उद्देश्य हैं हमारे, और ये हमारे प्राथमिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका हम प्रयोग क्यों करते हैं आपने देखा, तो ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमने अभी तक क्या समझा? हमने अभी तक सिर्फ यही समझा कि प्राथमिक चिकित्सा में पट्टी का क्या उद्देश्य है, पट्टी लेने का क्या उद्देश्य है, या फिर पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य है। अब
आगे हम क्या चर्चा करेंगे? अब हम आगे चर्चा करेंगे पट्टियों के प्रकार पर। पट्टियों के प्रकार, तो पट्टियों के प्रकार हम पढ़ेंगे ही, उससे पहले आपके बुक में एक चार्ट दिया गया है, जरा हम उसको समझ लेते हैं। चार्ट क्या है? तो इसमें पट्टी के प्रकार दो दिए गए हैं। एक तो दिया गया है पट्टियों के उपयोग के आधार पर, दूसरा है पट्टियों के आकार के आधार पर। पट्टी के उपयोग के आधार पर हमने पट्टी को दो भागों में बांटा। एक तो बांटा गीली पट्टी और दूसरी बांटा सूखी पट्टी। अब ये जो गीली पट्टी है ये भी कैसी है? ये आपकी सूखी पट्टी की बात कर लें तो ये कीटाणु रहित पट्टी है, साथ ही साथ संकटकालीन पट्टी है। अगर हम बात करें गीली पट्टी की तो ये जालीदार पट्टी है, यानी कि ये जो कीटाणु रहित जालीदार और संकटकालीन है सूखी पट्टी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें गीली पट्टी की, तो ये गीली पट्टी भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके ठंडे पानी का सेक देने वाली, दूसरी होती है गर्म पानी का सेक देने वाली। अगर हम पट्टियों के आकार के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक लंबी और एक तिकोनी। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है। अब तिकोनी पट्टी ये कैसी होती है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बस आप यहाँ से थोड़ा सा समझिए, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे आपको मिलने वाला है, आप उसको समझिएगा, ठीक। अब हम समझ लेते हैं पट्टियों के प्रकार यहाँ से। तो पट्टियों की उपयोगिता के आधार पर पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, अभी अभी हमने ऊपर ही चर्चा किया। तो इसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सूखी पट्टी की। सूखी पट्टी, ये पट्टी घाव की रक्षा करने, घाव को भरने अथवा घाव पर दबाव डालने के लिए की जाती है। सबसे उत्तम विश्वसनीय पट्टी मोम कागज में बंद करके लिफाफे में रखी जाती है। घाव पर सदैव इसे प्रयोग में लाया जाता है। ये उपलब्ध ना होने पर आप स्वच्छ फलालेन का कपड़ा प्रयोग में ला सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? अगर आपके पास ये जो उत्तम विश्वसनीय मोम कागज में बंद करके लिफाफे में रखी हुई सूखी पट्टी है, अगर ये आप नहीं इसको पा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप स्वच्छ फलालेन का कपड़ा प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो सूखी पट्टियां हैं ना, ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है जालीदार पट्टी। जालीदार, जैसे नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये पट्टी जाली के कपड़े की बनी होती है। इसका जब आप उपयोग करते हैं तो उपयोग करते समय जालीदार कपड़े पर कीटाणुनाशक पदार्थ लगा लिया जाता है, क्योंकि ये जो जालीदार कपड़ा होता है इस पे जब आप कीटाणुनाशक लगाएंगे तभी तो कीटाणु मरेंगे। फिर अगली जो आती है वो आती है कीटाणु रहित। कीटाणु रहित पट्टी क्या है? तो कीटाणु रहित अगर हम पट्टी की बात करें तो ये पट्टी स्टेरलाइज्ड होती है। इसे पूरी तरह से औषधियों से कीटाणु रहित कर दिया जाता है। स्टेरलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इसको कीटाणु रहित बना दिया जाता है औषधियों के माध्यम से, यानी कि ये सबसे अधिक विश्वसनीय और लाभकारी होता है। इस पट्टी के ऊपर कीटाणुनाशक फलालेन का एक टुकड़ा लगा होता है। इस पट्टी को पॉलीथीन में रखकर लिफाफे में बंद कर लेते हैं। तो ये कीटाणु रहित, आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया, ध्यान रखना है कि कीटाणुओं से ये रहित है, यानी कि औषधियों के माध्यम से इसको कीटाणु रहित बनाया गया है। अगला है आपातकालीन पट्टी। आपातकालीन यानी कि आकस्मिक दुर्घटना के समय कीटाणु रहित जो पट्टी है वो आपको ना मिल पाने पर स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा या फिर रुमाल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं आपातकालीन पट्टी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है। आपको पता है जो वही पट्टियाँ जो आप उपयोग करते हैं सामान्य सूखे
चोट के लिए। कौन सी? जालीदार। दूसरी कीटाणु रहित। जालीदार का मतलब वही जालीदार जो आपका जिन पट्टियों का प्रयोग करते हैं, जो जालीदार कपड़े पर कीटाणु रहित पदार्थ लगाकर जिन पट्टियों का प्रयोग करते हैं, वही आपके होते हैं जाली पट्टी। और कीटाणु रहित, जिन्हें कीटाणु रहित औषधियों के द्वारा किया जाता है, वो कीटाणु रहित हैं। आपातकालीन यानी कि जो हम सामान्य तौर पर घरों में प्रयोग कर लेते हैं। अब घर पे सबकी पट्टी तो रखी नहीं रहती है, या आप कहीं पर जा रहे हैं तो ऐसे में आपके पास पट्टी तो लेके घूम नहीं रहे हैं। कहीं भी आपको चोट लग गई तो क्या आप जो स्वच्छ कपड़ा होगा आपके पास, वही आप फाड़ के तुरंत बांध लेते हैं। ठीक, ये तो हमने बात कर ली सूखी पट्टी की। जरा हम गीली पट्टी की बात कर लें। हमने पढ़ा था ना कि गीली पट्टी भी होती है, तो जरा हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गीली पट्टी यानी कि ये पट्टी रुधिर स्राव कम करने, सूजन कम करने तथा दर्द में राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? इन पट्टियों का। इसके अलावा इसे हड्डी की चोट, मोच आदि में प्रयोग करते हैं। अब ये जो गीली पट्टियां हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक गर्म पानी की सेक देने वाली और दूसरे ठंडे पानी की सेक देने वाली। गर्म पानी की सेक देने वाली इस पट्टी को आप कैसे तैयार करेंगे? तो जो गर्म सेक देने वाली पट्टी है, आप एक स्वच्छ फलालेन का टुकड़ा या फिर छोटी तौलिया की 4 परत कर लेंगे। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक लेंगे ताकि पानी काफी समय तक गुनगुना बना रहे। कपड़ों को पानी में भिगोकर निचोड़ देंगे और इसी पट्टी को घाव पर रख देंगे। समय समय पर इसे आप बदलते रहिए। अब ये जो आप गर्म पानी से सेक रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है? ये कार्य कैसे करता है? तो जैसे पैरों में अगर मोच आई है तो आराम होगा, अस्थि अगर भंग हुई है, सूजन है वहां पर, तो उसको भी आराम पहुंचाएगा। ये घाव या फिर दर्द को कम करेगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू वगैरह मार देता है, ततैया ने डंक मार दिया है, तो ऐसे में गर्म पानी और नमक से हम उसकी धुलाई करते हैं। वही चीज है ये। यहाँ पर हम सेक की बात कर रहे हैं, पट्टी की बात कर रहे हैं, तो ये गर्म पट्टी रखी जाती है। अगली बात है ठंडे पानी की सेक वाली पट्टी। अब ठंडे पानी की सेक यानी कि वही ठंडे जल की सेक देने वाली पट्टी को आप कैसे तैयार करेंगे? एक स्वच्छ फलालेन का कपड़ा लेंगे या फिर रुमाल या फिर तौलिया, इनकी 3-4 परत बनाएंगे। ध्यान रखिए, एक बार सोचिए कि क्या होता है। पता नहीं अभी आप लोग करते हैं कि नहीं। अगर किसी को फीवर हो जाता है, या हम जब छोटे थे तो दवाइयाँ इतनी जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, तो क्या होता था कि कपड़े की 3-4 तह बनाकर ठंडे पानी में डुबो कर सर पे रखा जाता था। तो हम करते कैसे थे? तो हम ठंडे पानी में कपड़े की 3-4 परत करके उसको भिगो कर घाव पर या फिर घाव पर लगाते रहते हैं। ठीक, अब ये इसको कार्य कैसे करता है? ये जो ठंडे पानी का है, ठंडे पानी वाला, तो ये शरीर की जो आंतरिक रुधिर स्राव है उसको कम कर देती है, चोट और दर्द में आराम देती है, अंगों के सूजन को भी ये कम कर देती है। ठीक, तो ये कई प्रकार के कार्य करते हैं जो हमारी पट्टियां होती हैं। ये ठंडे पानी की सेक वाला आप सभी ने किया ही होगा। गर्म पानी की सेक वाला भी किया है, लेकिन हमने पट्टियों के माध्यम से ना करके क्या करते हैं, हम वैसे ही हाथ पैर की धुलाई कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी जब पैरों में सूजन आ जाती है तो क्या कहते हैं डॉक्टर? नमक पानी से धुलाई करिएगा। तो वही हो गया कि नमक पानी से आप, जैसे अगर आप गीली पट्टी सूखी पट्टी ले रहे हैं, सॉरी गीली पट्टी में ही आप गर्म पानी की सेक वाली पट्टी ले रहे हैं, तो उसको गर्म पानी और नमक में डुबो कर रखेंगे। अगर ठंडा है तो ठंडे में रखेंगे। ठीक, अब ये तो हमने देख लिया कि इसके पट्टियों के उपयोगिता के आधार पर। अब जरा सी बात हम कर लेते हैं पट्टियों के जो इनके आकार के आधार पर। हमने तिकोनी पट्टी का नाम सुना था और एक लंबी पट्टी सुना था। ठीक, तो सबसे
पहले हम बात करेंगे तिकोनी पट्टी। याद आ रहा होगा आपको वो चार्ट जिसमें हमने अभी देखा था पट्टियों के प्रकार में 2 प्रकार। एक था उपयोगिता के आधार पर, जिस पे हमने बात की गीली और सूखी। अब दूसरी पट्टी जो है वो हम पट्टी के आकार के आधार पर पट्टी की बात कर रहे हैं। पहले आप पट्टी के प्रकार देख लीजिए, देन हम देखेंगे कि वो पट्टियां बनाई कैसे गई हैं। आपकी बुक में था तो मैंने उसको ले लिया है। ठीक, जो तिकोनी पट्टी है, सबसे पहले ये पट्टी प्राथमिक चिकित्सा के लिए अत्यंत ही उपयोगी होती है। ये पट्टी तिकोनी आकार में मार्किन या फिर अन्य मजबूत कपड़े के द्वारा बनाई जाती है। अब ये बनाई जाती है किससे? मार्किन या फिर कोई अन्य मजबूत कपड़ा है उससे बनाया जाता है। अब बनाने का तरीका क्या होता है? हालांकि इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि तिकोनी पट्टी बनाने के लिए करीब एक यानी 1 मीटर लंबा चौड़ा कपड़ा आपको मार्किन या फिर कोई अन्य स्वच्छ सफेद कपड़ा लेकर बीच से उसे 2 भागों में विभक्त कर देना है। यानी कि ऐसे था, आपने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है तो ये आपका एक कपड़ा ऐसे बन जाएगा ना एक पट्टी। यही आपकी तिकोनी पट्टी होती है। तीनों कोनों पर मशीन कर दी जाती है। इस प्रकार 2 तिकोनी पट्टी तैयार हो जाती है। ठीक, अब ये तो हमने देखा। ये आप इसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितना होता है इसका? एक लंबा चौड़ा 1-1 मीटर का कपड़ा होता है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 मीटर हो, इस तरह का कपड़ा लेना है आपको। ये हमने देखा कि किस तरह से हम तिकोनी पट्टी को बनाते हैं। ठीक, अब जरा हम ये देखते हैं कि तिकोनी पट्टी को बांधने का तरीका क्या होता है। तरीका समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये तिकोनी पट्टी का महत्व क्या होता है। तो किसी भी कटे हुए स्थान से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए चाहिए हमें। घाव को बाहरी वस्तुओं या फिर जीवाणुओं या दूषित होने से बचाने के लिए चाहिए हमें। किसी स्थान या अंग में चोट लग जाने, दर्द पर उस स्थान को दबाकर आराम पहुंचाने के लिए हम तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डी को मिलाकर इस प्रकार से पट्टी को भली प्रकार बांधना ताकि वो स्थिर रखा जा सके जो अंग उसका भंग हुआ है। और बाहुओं को सहारा देने के लिए, बाह मतलब वही बाहुओं मतलब बाह को सहारा देने के लिए झोल इन्हीं पट्टियों से बनाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं इसको बांधने का तरीका कैसे होता है। जो हम इसको बांधते हैं तो किस तरह से पट्टी का उपयोग करते हैं, यानी कि तिकोनी पट्टी को कितने तरीकों से बांध सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है पूरी पट्टी। पूरी पट्टी यानी कि जिस तिकोनी पट्टी को पूरे आकार में संपूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जाता है वो आपका कहलाता है पूरी पट्टी कहलाता है। ठीक, जिसे आप पूरे तिकोनी पट्टी को संपूर्ण आकार में प्रयोग में लाते हैं वो कहलाता है तिकोनी पट्टी, पूरी पट्टी कहलाता है। दूसरा है चौड़ी तिकोनी पट्टी। क्या है? दूसरा है चौड़ी तिकोनी पट्टी। तो जब शीर्ष को, जैसे ये आपके पास था तिकोनी पट्टी, तो जब शीर्ष पर उल्टा कर पट्टी को दोहरा कर देते हैं, यहाँ से इस शीर्ष से पकड़कर यहाँ पर लाकर मोड़ देते हैं, तो ये आपका होता है चौड़ी तिकोनी पट्टी। अगला है आधी तिकोनी पट्टी, यानी कि जो अभी आपने, ये आपके पास एक तिकोनी पट्टी थी, आपने इसको यहाँ से फोल्ड किया। अब जब आपने ये यहाँ से इसको भी फोल्ड कर दिया, यानी कि जो आपने तिकोनी चौड़ी पट्टी को फोल्ड किया था उसी पट्टी को एक बार और फोल्ड कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा आधी तिकोनी पट्टी। यानी कि आपने तिकोनी पट्टी को, आधी तिकोनी पट्टी को आधा कर दिया। सकरी पट्टी, जब आधी चौड़ी तिकोनी पट्टी को आप एक बार और मोड़ देते हैं तब वो हो जाते हैं आपकी सकरी पट्टी। आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका, सबसे पहले ये आपका तिकोनी था,
फिर हमने एक बार इसको मोड़ा, चौड़ी था ये, फिर उसका भी आधा कर दिया और लास्ट में हमने इसका भी आधा कर दिया। तो इस तरह से आप इन सकरी पट्टियों का प्रयोग करते हैं। सकरी पट्टियाँ, ये जो पट्टियाँ होती हैं, इन तिकोनी पट्टी बांधते समय आपको कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। जैसे पट्टी साफ, कीटाणु रहित हो, गांठ घायल अंग से हटकर बांधनी चाहिए, गांठ जो हम बांधेंगे। साथ ही साथ तिकोनी पट्टी के सिरों को बंद करने के लिए हमें रीफ गांठ का प्रयोग करना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब गांठ के पट्टी बांधने के गांठ के बारे में। टूटे अंग को सहारा देने के लिए हमें झोली बनाना होगा। खपच्ची पर रुई रखकर ऊपर कपड़ा रखकर बांधना चाहिए। खपच्ची आप सीधे नहीं लगा सकते हैं। पट्टी बांधने से पहले गांठों का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमें अब गांठ की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि गांठ कौन कौन से गांठ का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गांठ के बारे में। तो पट्टियों की गांठ बांधना हमें आना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम घाव पर ही गांठ बांध दे रहे हों। कुछ ऐसे गांठ बांधे जाते हैं जो कि बहुत आसानी से खुल जाते हैं। तो गांठ बांधते समय हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए कि गांठें हमें किस प्रकार बांधनी है। तो जो पट्टी की गांठ बांधी जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेनी गांठ। अब ये ग्रेनी गांठ क्या है? तो सामान्यतः इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं किया जाता है क्योंकि ये फिसलता है और शरीर में चुभता है। यानी कि आप जो ग्रेनी गांठ बांधते हैं ये गांठ शरीर में चुभता है, घाव को दुखाता है और ये बहुत फिसलता है। इसीलिए हम इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं करते हैं। अगर दूसरी गांठ की बात करें तो वो है आपका रीफ गांठ। इसका प्रयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। ये ना तो चुभता है और ना ही ये ढीला होता है, यानी कि ग्रेनी गांठ की तरह इसमें फिसलने और चुभने की कोई शंका नहीं होती है। इसीलिए इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में हम करते हैं। अगर ग्रेनी गांठ बांधी जाए तो चोट से दूर बांधनी चाहिए। यानी कि ये जो ग्रेनी गांठ है, अगर आप इसे बांध भी रहे हैं तो इसे हमें चोट से, घाव वाले स्थान से दूरी पर बांधना चाहिए। रीफ गांठ बांधने के बाद पट्टी के दोनों सिरे पट्टी में इस प्रकार से घुमा देने चाहिए जिससे कि वे दिखाई ना दें आपको। ठीक, तो ये होता है आपका ग्रेनी गांठ और रीफ गांठ। दो तरह के गांठ होते हैं। अब ये तो हमने गांठ की भी चर्चा कर ली, हमने पट्टी के प्रकार की भी चर्चा कर ली। तो कुछ ऐसी तिकोनी पट्टियां हैं जिनका प्रयोग हमें करना होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि विभिन्न अंगों पर कौन कितने कितने पट्टियों का, तिकोनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक दो बार पूछा गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तिकोनी पट्टी की, यानी जो तिकोनी पट्टी है उसको हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर कितनी कितनी पट्टियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हाथ की पट्टी। यानी कि अगर आप हाथ की पट्टी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो कितनी तिकोनी पट्टी चाहिए? एक तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरी, अगर आप कोहनी की पट्टी ले रहे हैं तो भी आपको एक तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होगी। हम यहाँ तिकोनी पट्टी की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बता दूं, अगर हम लंबी पट्टी की बात करेंगे तो ये चेंज होगा। ठीक, अगला है कंधे की पट्टी। अगर हम कंधे के लिए तिकोनी पट्टी ले रहे हैं तो भी हमें एक पट्टी की आवश्यकता होगी। जबड़े की पट्टी के लिए हमें एक या दो पट्टी की आवश्यकता होगी तिकोनी। ठीक, सिर की पट्टी के लिए हमें एक पट्टी की आवश्यकता होगी। छाती पर हमें एक पट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पर अलग क्या था? जबड़े का। अगर हमें पीठ पर पट्टी बांधनी है तो उसके लिए एक तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होगी।
पैर पर पट्टी और घुटने पर हमें एक एक पट्टी, एक एक तिकोनी पट्टी की आवश्यकता होगी। जांघ या फिर कूल्हे पर पट्टी की 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी तिकोनी। ठीक, ये हमने देख लिया कि हमें किस अंग पर कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी। अब अगर हम बात करें लंबी पट्टी की, तो यहाँ से यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपकी बुक में तो बहुत कुछ दिया गया है, तो हम सब कब तक पढ़ेंगे? ठीक, कि किस प्रकार से बांधना है, किस प्रकार से नहीं बांधना है, हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वैसे भी हम उसे प्रैक्टिस में देख लेंगे। ठीक, अब हम बात कर लें अगर लंबी पट्टी की। आपने पट्टी 2 देखी थी ना, एक तो हमारी तिकोनी पट्टी थी और दूसरी हमारी लंबी पट्टी थी। अब लंबी पट्टी का प्रयोग हम कब करते हैं? तो लंबी पट्टी का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किसी चोट यानी कि जो फोड़ा फुंसी है, चीरा लगाया गया है, ऐसे समय पर हम करते हैं। अब जरा इसमें देखते हैं, ये रहा। तो लंबी पट्टी का प्रयोग डॉक्टर द्वारा चोट या फिर फोड़ा फुंसी पर चीरा लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हड्डियों के टूटने पर नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लंबी पट्टी का प्रयोग हड्डी टूटने पर किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो हड्डी टूटने पर आप लंबी पट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह पट्टियां कसी रहती हैं और कसने से जो हमारी टूटी हुई हड्डी है उनको हानि पहुंचती है। ये एक विशेष प्रकार के जालीदार सूती कपड़े की बनी होती हैं। इस जालीदार कपड़े को आप गॉज बोलते हैं। यहाँ से इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा जालीदार कपड़ा है इसे हम गॉज बोलते हैं। अब हमें ये समझना है, लंबी पट्टी ये तो हम देख ही लेंगे हालांकि कि हमें कितने और किस अंग के लिए कितनी पट्टी है। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनका उपयोग क्यों करते हैं हम, यानी कि इसका उपयोग क्या रहता है। तो खपच्ची हो गया, मरहम पट्टी, इन सबको अपने स्थान पर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। अंग को आधार देने के लिए किया जाता है। पट्टी बांधकर सूजन कम या फिर सूजन को रोका जाता है। रक्तस्राव को रोकते हैं। रक्तस्राव को हम उसकी दिशा को बदलने के लिए, इन सारे कार्यों के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक, अब ये जो पट्टी है, आपने अभी अभी जैसे तिकोनी पट्टी के बारे में पढ़ा कि किस अंग के लिए हमें कितनी पट्टी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और मेहनत करना है। क्या? यहाँ पर आप ये तो ध्यान रखेंगे कि किस अंग के लिए हमें कितने पट्टियों की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ हमें इसकी लंबाई चौड़ाई, जिसमें हमें आवश्यकता है लंबाई और चौड़ाई को ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ कितने पट्टियों की आवश्यकता होती है इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है किस किस एक अंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूठे की पट्टी। अगर आप अंगूठे की पट्टी तैयार कर रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, 1.5 मीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक, लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको एक पट्टी की आवश्यकता होगी। ठीक, एक पट्टी, लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप अंगुली के लिए पट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी पट्टी होनी चाहिए। एक पट्टी की आवश्यकता होगी। ये भी दोनों सेम है। कोहनी या फिर घुटने की पट्टी अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होगी। एक पट्टी जिसमें लंबाई नहीं दी गई है उसमें आवश्यकता अनुसार लंबाई किया जाएगा। ठीक, तो कोहनी के लिए, कोहनी या फिर घुटने के लिए आपको 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होगी और एक पट्टी हमें चाहिए होगी। ठीक, अगला है आपका हथेली की पट्टी। अगर हम बात करें हथेली की पट्टी की तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होनी चाहिए और हमें एक पट्टी की आवश्यकता होगी।
वहीं अगर हम बात करें अग्रबाहु की पट्टी, यानी कि अग्रबाहु के लिए, आगे वाले बाहु के लिए हमें पट्टी की आवश्यकता होगी, तो हम कितनी पट्टी लगाएंगे? तो उसके लिए हमें 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हमें एक ही पट्टी की वहाँ पर भी आवश्यकता होगी। अगली अगर हम बात करें तलवे की पट्टी, यानी कि अगर पैर के तलवे में चोट लगी है, पैर के तलवे के लिए आपको पट्टी की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी और एक पट्टी की आवश्यकता होगी। अगला है एड़ी की पट्टी के लिए। एड़ी की पट्टी के लिए आप क्या करेंगे? 7 सेंटीमीटर चौड़ी और एक पट्टी की आपको आवश्यकता होगी। चौड़ाई कितनी होगी? लगभग 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की आपको आवश्यकता होगी। ठीक। अगला है टांग की पट्टी। अगर आप टांग की पट्टी ले रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर चौड़ी और काफी लंबी एक पट्टी की आवश्यकता होगी। अभी तक हमने क्या देखा? सब में चौड़ाई देखा, लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप टांग के लिए पट्टी बना रहे हैं तो ऐसे में आपको काफी लंबी पट्टी की आवश्यकता होगी। अगला है आपका जांघ की पट्टी। जांघ की पट्टी के लिए 6 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और आपको एक पट्टी की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको सारी एक एक पट्टी मिल रही हैं, अभी 2 पट्टी मिलेगी। एक एक पट्टी मिल रही है, बस आपको चौड़ाई का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो लंबाइयाँ आपको दी गई हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक। अगर हम बात करें कान की पट्टी की, अगर बात की जाए कान के पट्टी की, तो ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, एक पट्टी होनी चाहिए। आँख की पट्टी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और एक पट्टी होनी चाहिए। सिर की पट्टी ये आपसे पूछी गई है। ठीक। और ये सेंटीमीटर वाला भी पूछा गया है, तो ये जो सिर की पट्टी है आपको 5 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा गया है। जब भी कोई चीज़ थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपने सब के लिए एक एक पट्टी देखा, लेकिन सिर के लिए हमें 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आप इसे 2 पट्टी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जिनमें आपको सेंटीमीटर मीटर बताया गया है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, उसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे ऐसा करना चाहिए था कि ये जो आपके सेम लंबाई और चौड़ाई, यानी कि जो सेम चौड़ाई वाले हैं उनको एक साथ रखना चाहिए था, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। लेकिन अब आप कामचोर हैं तो मैं भी कामचोर हूँ, तो करेंगे आप क्या कि अगर आप इनको एक साथ लिख लेंगे, जैसे 5-5 सेंटीमीटर चौड़ा किसमें लग रहा है, एक एक पट्टी तो सब में है। सर का आपको ध्यान हो जाएगा, सर में 2 पट्टी लगती है, तो बस आप करेंगे क्या, अगर थोड़ा सा आप अपनी अंगुलियों को तकलीफ देंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। उसके लिए करना क्या है, तो जैसे जो आपका सेम है, यानी कि जो 5-5-5-5 सेंटीमीटर के हैं उनको आप एक साथ रखिएगा, जो 6 सेंटीमीटर का है एक साथ रखिएगा, जो 7 सेंटीमीटर के हैं उनको एक साथ रखिएगा। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक, और चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए, चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठती जाएंगी। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए आपको। तो बस ये थी हमारे पट्टियों की प्रकार, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, हमने इसको देखा। अगर कोई पॉइंट आपका छूट रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि हम इसको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर ले लें। तो कल हम इसकी लास्ट क्लास देखेंगे, जिसमें हम परिचर्या के बारे में चर्चा करेंगे, रोगी के कमरे और रोगी के बिस्तर के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा या घाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये हमारा हेल्थ साइंस समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप में से जिन लोगों ने भी अभी हेल्थ साइंस की क्लास नहीं ली है, ले लीजिए। इससे पहले शायद 15 क्लासेस हमारी हो गई हैं, या फिर ये आज हमारी 15वीं क्लास होगी, और इसी के साथ हमारा जो हेल्थ साइंस है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, आप जो भी टॉपिक छूट गया है उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, फिजियोलॉजी।
तो आज के लिए हम बस यही इतना रखते हैं। आपको पता है कि हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे जो मेन ब्रांच हैं टीजीटी के लिए, जो होम साइंस के हमारे मेन 5 ब्रांच हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस और सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। ठीक, ये आपको पता है। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि आपके एग्ज़ाम से पहले टीजीटी वालों, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको आपके जो मेन 5 ब्रांच हैं मैं उसको पूरा कवर अप करा दूँगी। आपका सिलेबस ये वाला कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको पता है कि आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें, नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो उसको पढ़ना भी आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जो अलग-अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्या कुछ नया पूछा जा रहा है। हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको विंडोज से, डोर से और सीढ़ियों से, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हम देखेंगे, उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, पहले हम इसको समाप्त कर लेते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे क्विज होती है, तो उसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आज की क्लास आपको समझ आई हो, चीज़ें आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।